है ये वॉल्यूम जिस पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये वॉल्यूम एक बॉक्स का भी हो सकता है, एक स्फीयर का भी हो सकता है, एक सिलेंडर का भी हो सकता है। और अगर आप उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करें, अगर बॉक्स है तो डी टॉ इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ दैट बॉक्स। अगर सिलेंडर है तो डी टॉ इज द स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ दैट सिलेंडर। अगर आपके पास स्फीयर है तो डी टॉ इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ दैट स्फीयर। बात समझ आ रही है? एंड अगर बॉक्स है तो दिस इज यू आर इंटीग्रेटिंग over the entire volume of the box। अगर सिलेंडर है you are integrating over entire volume of the cylinder। और अगर sphere है तो you are integrating over the entire volume of the sphere। ठीक है बेटा। और क्लोज सरफेस एस कौन सी है कि हमने कहा कि मसलन बॉक्स की केस में हमारे पास 6 ओपन सरफेसेस है। दो 6 ओपन सरफेसेस कंबाइन टू फॉर्म क्लोज सरफेस एस। ठीक है। और अगर सिलेंडर है तो क्लोज सरफेस कौन सी है? कर्व सिलेंड्रिकल surface plus two flat circular surfaces, those three open surfaces combine to form the closed surface of the cylinder, which is definitely which is bounding this volume v of the cylinder। ठीक है ना? और अगर स्फीयर है तो आपको पता है कि स्फेरिकल सरफेस तो सारी की सारी क्लोज है, एक ही सरफेस है। और वो सारी की सारी क्लोज्ड है। तो S is that surface of the sphere and V is the volume of the sphere bounded by this closed surfaces। बात समझ आ रही है? और अगर D ए क्या है कि इस सरफेस को अगर हम स्मॉल एरिया एलिमेंट में स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं तो डी ए इज वन ऑफ दोज एरिया एलिमेंट्स। बात क्लियर है बेटा? हेलो? जी सर। जी जी। ओके। और एक और बात कि बेटा डिपेंड करता है कि जिस सरफेस को इस क्लोज सरफेस को हम ओपन सरफेसेस में ब्रेक कर लेते हैं। मसलन स्फीयर की केस में तो आपके पास एक ही सरफेस है जो एक ही डायरेक्शन में कोई भी पैच स्फीयर के ऊपर लेते हैं तो वो पॉजिटिव आर डायरेक्शन यानी रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ठीक है। तो उसको तो आप एक ही सरफेस ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मसलन जिस तरह सिलेंडर है तो आपको इस क्लोज सरफेस ऑफ सिलेंडर को आपको 3 ओपन सरफेसेस में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एरिया एलिमेंट अगर कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस पे लिया जाए तो वो रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करता है। और अगर फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस पे लिया जाए तो एक एरिया एलिमेंट पॉजिटिव जी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, एक नेगेटिव जी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। बात समझ आ रही है? तो मुख्तलिफ ओरिएंटेशन होने की वजह से जितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन है उतनी ओपन सरफेसेस में आप इस क्लोज सरफेस को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास बॉक्स है तो जाहिर है आपको इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल को 6 सरफेस ओपन सरफेस इंटीग्रल में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि उन 6 सरफेसेस की ओरिएंटेशन डिफरेंट है हर एक की। बात समझ आ रही है बेटा? और आप जिस ओपन सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे डी ए इज टेकन ऑन दैट ओपन सरफेस। बात समझ आ रही है? और v is the value of vector at every point on that open surface। this is very important point जो कि आप प्रॉब्लम में यूज भी करते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर v है वो at every point on that surface for which you are integrating। ठीक है, जिस सरफेस पे भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं v जो है उस सरफेस के ऊपर इस वेक्टर फील्ड की वैल्यू जिस पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और एरिया इज टेकन ऑन दैट सरफेस जिस पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। जहां तक, हाँ, अभी मैथमेटिकली एक्सपेक्ट हम डिस्कस करें। अच्छा, अब हम क्या है कि हम अगर डायमेंशन एनालिसिस करें तो आपको पता है कि डेल की जो डायमेंशन है वो 1/लेंथ की है। वी की जो भी डायमेंशन मैं उन्हें कह देता हूँ, जो भी वेक्टर फील्ड हो उसकी डायमेंशन मैं कहता हूँ वी की डायमेंशन। 1/लेंथ की डायमेंशन, वी की डायमेंशन इनटू लेंथ क्यूब की डायमेंशन, क्योंकि वॉल्यूम है। तो बेटा एक लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो गई तो आपके पास v की डायमेंशन इनटू एरिया की डायमेंशन आएंगी। तो बेटा राइट साइड पे v की डायमेंशन इनटू एरिया की डायमेंशन है। बात समझ आ रही है? तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज परफेक्टली फाइन। अब देखते हैं कि वेक्टर स्केलर का कि डेल डॉट v, आप यू नो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी इनटू d टॉप। d टॉप वॉल्यूम इज स्केलर
So scalar multiplied by scalar. So left side पे you have overall a scalar quantity. Right side पे v is vector, dA is vector. So v dot dA dot product is scalar. So right side पे भी overall you have a scalar quantity. So this equation is perfectly fine. बात clear है बेटा? Yes, sir. हाँ, okay. अब आते हैं इसकी फिजिकल मीनिंग की तरफ कि फिजिकली ये क्या बताता है। बेटा आपको पता है, आप ऐसा पिछली क्लासेस में सर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1 में पढ़ के आए होंगे, एक गॉसेस लॉ आपने पढ़ा होगा, E डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस S। तो आप उसे क्या बोलते थे, नेट और द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस S। ठीक है, सो V डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस S is actually net or the total flux of V through this closed surface S। तो बेटा अगर हम कोई वेक्टर फील्ड गिवन है उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं और डी टॉ से मल्टीप्लाई करके ओवर वॉल्यूम V इंटीग्रेट करते हैं, तो बेसिकली हम फ्लक्स ऑफ V देख रहे हैं थ्रू अ क्लोज सरफेस S दैट इज बाउंडिंग दिस वॉल्यूम V। बात क्लियर होगी? तो Yes, sir. दोनों के सेम मीनिंग है, ठीक है ना, कि हम इक्वल का मतलब ही यही है कि ये अगर हम ऐसा करते हैं, ये तो हमें क्लियर हो जाता है, वी डॉट डी ओवर द एस क्लोज सरफेस, हम कहते हैं फ्लक्स ऑफ वी थ्रू क्लोज सरफेस एस। अगर हम ऐसा करते हैं तो तब भी हम बेसिकली फ्लक्स देख रहे हैं उस वेक्टर फील्ड का जिसका हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं थ्रू द क्लोज सरफेस एस, जो कि इस वॉल्यूम वी को बाउंड कर रही है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. जी सर। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ओवर द क्लोज सरफेस है। अच्छा, एक ये हो गया फिजिकल मीनिंग। मैथमेटिकली एक और एस्पेक्ट भी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जहन में आता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम का फ़ायदा क्या है। डाइवर्जेंस थ्योरम का ये फ़ायदा बेटा कि आपको पता है कि यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास सरफेस इंटीग्रल है, इसका मतलब है आपको ट्वाइस इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है तो डी ए आइदर डी एक्स डी वाई, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एग्जांपल लेते हैं, या डी वाई डी जी या डी जी डी एक्स, तो आपको दो इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे। जबकि अगर लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल है, यानी आपको you will have to perform integration thrice because you know that d tau is dx dy dz, तो आपको 3 times integration perform करनी पड़ेगी। तो फायदा ये है कि instead of solving 3 integral you will have to solve only 2 integral if you apply the divergence theorem। बात क्लियर है बेटा? जी सर। आगे चलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा इसकी एप्लीकेशन, ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होता है। कहाँ गया ये बेटा, ये है ये एक प्रॉब्लम है दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में हमें ये कहा गया है कि हमें वेक्टर फील्ड जो है या वेक्टर फंक्शन जो है वो ये है हमारे पास, ठीक है। और ग्रिफिथ आपसे सवाल करता है कि यूनिट क्यूब ओरिजिन पे रखी है, सिचुएटेड एट द ओरिजिन, आपके पास एक यूनिट क्यूब है, तो वो कहता है कि ये वेक्टर फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, कि इसके लिए इसको चेक करें कि आया कि डाइवर्जेंस थ्योरम इसके लिए वैलिड है या नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, यूनिट क्यूब का मतलब ये है कि उसकी साइड 1 यूनिट है, वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, मसलन अगर क्यूब है तो ज़रा एक साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है ना, आपको पता है। और इसका वॉल्यूम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर 1 इंच है एक साइड, ज़ाहिर बाकी भी 1 इंच ही होंगी क्यूब जो है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आएगा 1 इंचेस क्यूब। मीटर है 1 मीटर है, कोई भी, यानी यूनिट क्यूब कोई भी यूनिट हो सकती है, बट 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर और 1 इंच और 1 मीटर और 1 किलोमीटर, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 1 यूनिट क्यूब हो। बात समझ? दैट इज अ यूनिट क्यूब। ओके, तो बेटा इसका ये कॉर्नर ओरिजिन पे है और इसके आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स होंगे इस कॉर्नर के 0 0 0 ओरिजिन पे। ओके, अब हमारे पास ये जो वेक्टर फंक्शन गिवन है ये
ठीक है, ये मैंने इस तरह लिखने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा मैं समझा पाऊँ कि आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर में y भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, z भी इन्वॉल्व है। बात समझ आ रही है? सो इट इज़ क्लियर फॉर मी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम पीछे क्योंकि बार बार कहते हैं स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड करिए, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि किस तरीके से। सो दिस v वेक्टर डिपेंड्स ऑन ऑल द थ्री वेरिएबल x, y एंड z। जाहिर है कार्टेशियन का प्रॉब्लम है, हमें पहले ही पता था कार्टेशियन का प्रॉब्लम है, क्यूब जो दी हुई है। बात समझ आ रही है? बॉक्स जो दिया हुआ है, ओके। तो ये जो वेक्टर है ये तीनों वेरिएबल x, y, z पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ आप देखें कि y स्क्वायर इज एक्चुअली द x कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर, 2xy plus z square is actually the y component of v vector and 2yz is actually the z component of v vector। तो अगर इनके कंपोनेंट्स को आप देखें तो ये जो हमें गिवन वेक्टर है उसका जो x कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वो y स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ आ रही है? जी सर। इसी तरीके से जो y कंपोनेंट है वो 2xy plus z स्क्वायर है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट y कंपोनेंट v वेक्टर का वो तीनों वेरिएबल x, y, z पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह अगर आप z कंपोनेंट देखें जो 2yz है तो आप देख रहे हैं कि ये z कंपोनेंट दो वेरिएबल y और z पे डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है बेटा? जी सर। हाँ, तो हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, v की, यानी हम पहले डाइवर्जेंस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमें ये जो गिवन वेक्टर फील्ड है इसका पहले तो डाइवर्जेंस फाइंड करना होगा। और आपको याद है बेटा कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने ये देखा था कि इसका जो डाइवर्जेंस है उसकी एक्सप्रेशन मैथमेटिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम डाइवर्जेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पीछे थ्योरी में पढ़ के आए हुए, ठीक है ना? तो ये मैंने वो जनरल एक्सप्रेशन लिख ली डाइवर्जेंस की ऑफ अ वेक्टर बी, ओके। इसमें जो पहली टर्म है वो जीरो हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं बेटा कि हमने वी एक्स को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको पता है कि वी एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई। तो जब आप कोई ऐसे फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो वाई पर डिपेंड कर रहा है तो योर आंसर विल बी जीरो, एज वी एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली। बात क्लियर है बेटा? जी सर। जबकि अगर आप वी वाई को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 2x, ठीक है। अगर वी जी को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जी करते हैं आप डिफरेंशिएट तो आपके पास आ जाएगा 2y। ये सारी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो आपके पास डेल डॉट वी ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, 2 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस y। बात क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब इस क्यूब का क्यूब के वॉल्यूम पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ v पे, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, यहाँ पे फिगर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। d टॉ से मल्टीप्लाई करके तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में d टॉ किसके इक्वल होता है, dx dy dz into 2 times x plus y over the entire volume of this cube। 2 कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आया, अंदर आपके पास आ जाएगा x dx dy dz, x dx dy dz, और साथ 2 की मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 dx y dy z, dx y dy z। बात समझ आ रही है? dz y dy dz, ओके। सो आप देख रहे हैं कि लिमिट क्या होगी, यहाँ बेटा x 0 है, यहाँ पे 1 होगा, साइड जो 1 है यूनिट है, यहाँ पे y 0 होगा, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y z 0 होगा, यहाँ पे z 1 है। बात समझ आ रही है? तो ये सारी लिमिट x y z पे मैंने दे 0 to 1 0 to 1 0 to 1 सो ऑन, ठीक है। और बेटा बड़ी आसान इंटीग्रेशन है, आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, ठीक है, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ऐसे ही है। बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। तो लेफ्ट साइड तो हमने कैलकुलेट कर दी, अब आते हैं राइट साइड की। अगर हम राइट साइड की तरफ आए तो हाँ ये मैंने शेयर किया हुआ, ओके। बेटा आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपके पास पहले हम सबसे पहले फ्रंट सरफेस, मेरा ख्याल है बेटा फ्रंट सरफेस, अब पीछे जो फिगर है मैंने उसी को किया है डिस्कस के, ओके।
अगर आप एक दफ़ा फिर जाना चाहें, क्योंकि हम बड़े डिटेल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बता के आए हुए हैं कि फ्रंट सरफेस कौन सी है, इसलिए मैं चाह रहा था कि अब तो आपको याद होगा। आपको पता है कि फ्रंट सरफेस जो यहाँ पे है, ओके, वो फ्रंट सरफेस, ये वाली सरफेस को मैं कह रहा हूँ, दिस इज फ्रंट सरफेस। ठीक है बेटा, ये जो मैंने हाईलाइट की है। और अगर बैक सरफेस की बात की जाए तो आपको पता है कि बैक सरफेस जो होगी वो, बैक सरफेस जो होगी वो ये है बैक सरफेस, ये बैक सरफेस है। ठीक है, इनकी शेप देख ली है। Yes, sir. अगर हम राइट सरफेस की बात करें तो आपको पता है कि राइट सरफेस ये वाली होगी, ये वाली राइट सरफेस है। ठीक है, और अगर मैं लेफ्ट सरफेस की बात करूं, क्योंकि पीछे डिटेल से हम डिस्कस करके आए हैं, ये है लेफ्ट सरफेस। ठीक है, और अगर मैं टॉप सरफेस की बात करूं तो आपको मालूम है कि ये है टॉप सरफेस। ठीक है, अगर मैं बॉटम सरफेस कहता हूं तो अंडरस्टूड है कि ये है बॉटम सरफेस। बात क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, और आपको ये भी इससे क्लियर है कि फ्रंट सरफेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, बैक सरफेस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, राइट सरफेस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, लेफ्ट सरफेस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, टॉप सरफेस पॉजिटिव जी डायरेक्शन में, और लेफ्ट सरफेस और बॉटम सरफेस नेगेटिव जी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। बात क्लियर है बेटा? इसलिए जी मैंने अब सर। फ्रंट सर्विस के लिए सिर्फ ये स्क्वायर बनाया है कि आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि हम पीछे डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं कि कौन सी हैं ये सर्फेसेस। ओके, आगे इस तरफ, तो ये बेटा मैंने फ्रंट सरफेस शो की हुई है, जिसको मैंने कहा है S1, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो बेटा आपको याद होगा कि ग्रेडियंट थ्योरम में, क्योंकि आप पाथ के साथ डील करते थे, लाइन के साथ डील करते थे, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते थे। यहाँ क्योंकि आप प्लेन के साथ, सरफेस के साथ डील कर रहे हैं, प्लेन के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी पड़ेगी। तो बेटा ये मेरी फ्रंट सरफेस है S1, मैं कहता हूँ कि इसके लिए ये सारी कैलकुलेशन मैं S1 के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने ये सारी कैलकुलेशन क्योंकि S1 फ्रंट सरफेस के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ताकि आपको याद रहे कि ये सारी कैलकुलेशन फ्रंट सरफेस के लिए। और मैं कहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ये जो फ्रंट सरफेस है, ये S1, ठीक है, S1 की इक्वेशन वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 1। अब बेटा आप फाइंड कैसे कर सकते हैं? आप फाइंड कर सकते हैं कि ये मैंने कैसे लिखा है x इज इक्वल टू 1। जिस तरह आप स्ट्रेट लाइन की आपके पास जनरलाइज इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना, इसी तरीके से जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, आप पीछे मैथमेटिक्स में पढ़ के आए होंगे, ax b प्लस by प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपने जस्ट इन कांस्टेंट ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। उसके लिए हमें उस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मसलन ये एंड आपको पता है कि कहाँ पे था, आप पिछली वाली फिगर को मैं रेफर करता हूँ कि इस एंड के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर था एट सम डिस्टेंस 1, ठीक है ना। सो एक्स इज इक्वल 1, और क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y इज इक्वल टू 0 0 0 फॉर दिस पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट बेसिकली आपको याद हो बेटा, तो ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में था, ठीक है, यानी x1 है, y1 है, z0 है। ये पॉइंट कहाँ पे था? ये पॉइंट बेसिकली एक्स जी प्लेन में था, ये पॉइंट, ठीक है। अगर आप पिछली फिगर को मैं रेफर कर रहा हूँ, एक्स जी प्लेन में था तो x1 है, y0 है, z1 है, ठीक है। और ये पॉइंट बेटा 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये इसका कॉर्नर फ्रंट सरफेस का 3 डायमेंशनल स्पेस में था, यानी x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है। तो ये आपको चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, और इन कोऑर्डिनेट को यूज करके आप इन कांस्टेंट ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लें, सब्स्टिट्यूट करें, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ प्लेन x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगी। मसलन कैसे? मसलन ये पॉइंट है 1 0 0, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ x इज 1, y 0, z 0, because x is 1, so this will be a, this will, y is 0, this will be 0, z is 0, this will be 0, so a plus d is equal to 0, ये चीज आ जाएगी।
a plus d is equal to 0. From here a is equal to minus d. बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसी तरह ये पॉइंट है 1 1 0, तो बेटा 1 1 0 यानी x 1 है, y 1 है, z 0 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें x 1 a plus y 1 plus b z 0, so this will be 0 plus d is equal to 0. a plus b plus d is equal to 0, ये चीज़ आ जाएगी, a plus b plus d is equal to 0. so आप यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is minus d, so minus d plus b plus d is equal to 0. so from here you will get b is equal to 0. बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर 1 0 1 आप ये कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल बी a plus c plus d is equal to 0. a plus c plus d is equal to 0 and you know कि a is equal to minus d, तो बेटा d से कैंसिल हो गया तो c is 0, ये आंसर आ गया। ये पॉइंट अगर सब्स्टिट्यूट करें 1 1 1, यहाँ पे a x is 1 y is 1 z is 1, तो ये आ जाएगा a plus b plus c plus d is equal to 0, ये इक्वेशन आ जाएगी a plus b plus c plus d is equal to 0। और क्योंकि b भी 0 है c भी 0 है तो जाहिर है a फिर आ गया माइनस। बात समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. ये जो इस पॉइंट से आपके पास रिजल्ट आता है इससे भी यही आ रहा है, a is equal to minus d। बेटा अब ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, a is 0 सॉरी a is minus d, so minus dx, ये मैंने लिख दिया माइनस डी है, b is 0 so this term will be 0, c is 0 so this term will be 0, so minus dx plus d is equal to 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, minus d plus d minus dx plus d is equal to 0. so from here क्या मैं लिख सकता हूँ dx is equal to d या x is equal to 1? बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. Please. समझ आ गई कि ये देखें आपको इस प्लेन की इक्वेशन x is equal to 1, इसलिए मैं कह रहा था कि इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन विल बी x is equal to 1। ये हाउ मैंने आगे लिखा था कि ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये कैसे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लेके आए हैं। बात यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो बहुत ही आसान हो गया, काम ही खत्म हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप पाथ इंटीग्रल के साथ या लाइन इंटीग्रल के साथ डील करते थे, तो आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, या आप प्लेन के साथ डील कर रहे हैं, सरफेस के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन या इक्वेशन ऑफ दैट सरफेस चाहिए, और वो हमने फाइंड कर लिया कि वो x is 1। इस तरह बाकी भी आप कर सकते हैं बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि एक जगह बता दिया तो बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे खुद, इसलिए मैंने आगे इस चीज सर को माइनस डी एक्स प्लस डी कैसे लिखा? हाँ बहुत स्लो प्रोसेसर है बेटा आपका, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है ना प्लेन पे, तो मैंने कहा कि आपने कांस्टेंट की जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन आप प्लेन मिल जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो, ये कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, तो हमने कांस्टेंट की ये वैल्यू फाइंड की हुई है, b 0 है, c 0 है, ये देखें ना, ये तो बेटा मुश्किल नहीं था। यानी आप देखें a is equal to minus d, b is equal to 0, c is equal to 0, ठीक है? तो बस ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। समझ आई नहीं बेटा? समझ आई या नहीं? जी सर, करके देखेंगे तो हो जाएगा। सर समझ आ करके गई? देखेंगे फिर। जी सर। जी अच्छा सर। ठीक हो गया। यानी कि जाहिर है a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें जो कि माइनस डी है, तो माइनस डी एक्स आ गया, ये चीज़ आ गई। b 0 है तो सेकंड टर्म 0 होगी, ठीक है? c 0 है तो ये थर्ड टर्म भी 0 होगी, प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? जहाँ से जी ओके, सर हो। नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्या है कि मैं अगर S1 सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूं तो DA1 इज एक्चुअली वन ऑफ दोज एरिया एलिमेंट। तो बेटा कोई मसले नहीं है आपके लिए, आपको पता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है वो फ्रंट सरफेस, तो आप पीछे पढ़ के आया थ्योरी में कि एरिया एलिमेंट होगा DY DZ एंड इट इज पॉइंटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। अच्छा, अब V हमारे पास ये है बेटा, वेक्टर फील्ड हमारे पास जो गिवन है वो ये है, लेकिन मैंने बात की थी कि क्योंकि हम S1 का क्यों जिक्र कर रहे हैं कि हम असल में इस क्लोज सरफेस को जो 6 ओपन सरफेसेस से मिलके बनी है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 6 सरफेस इंटीग्रल, ओपन सरफेस इंटीग्रल में। क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि हर पैच का जो पैच ये स्मॉल
सरफेस है, हर सरफेस के ऊपर जो भी पैच देंगे उसकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था वी डॉट डी ए, मैंने कहा था कि डी ए एरिया एलिमेंट उस सरफेस पे जो लेते हैं वो डी ए है, और वी इज द वेक्टर फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस, ठीक है। तो वी हमारे पास तो ये है, लेकिन एट एवरी पॉइंट ऑन S1 क्या होगा बेटा, जस्ट x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। जब x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहली टर्म तो y स्क्वायर x यूनिट वेक्टर ही रहेगी, क्योंकि x1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगी 2y प्लस z स्क्वायर इनटू y यूनिट वेक्टर, सी 2y प्लस z स्क्वायर इनटू, यहाँ पे भी जाहिर है x है ही नहीं, x1 सब्स्टिट्यूट करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगी, क्योंकि x सिर्फ यहीं पे था, x1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये 2xy की बजाय 2y आ गया। So this is the value of the vector field V at every point if that point lies on S1। बात समझ आ रही है? जी सर। तो बेटा V आपको पता चल गया इस केस के लिए V, हाँ, जो कि मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, दिस इज V, ठीक है। अब बेटा DA1 आपके पास ये है, V आपके पास ये है, तो मुश्किल तो कोई नहीं है डॉट फाइंड करना, V वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, ठीक है। आपको पता है कि इन 3 टर्म्स आएंगी जिनमें से एक ही सरवाइव करेगी, 2 जीरो हो जाएंगी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये डॉट दिस ये सिर्फ सरवाइव करेगी, x यूनिट वेक्टर डॉट y यूनिट वेक्टर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, x यूनिट वेक्टर डॉट z यूनिट वेक्टर वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ जो सरवाइविंग टर्म है वो लिखी है, क्योंकि y स्क्वायर dy dz, y स्क्वायर dy dz x unit vector dot x unit vector and that is 1, तो आपके पास आ जाएगा y square dy dz। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। इंटीग्रेट करते हैं v डॉट DA1 को ओवर द एंटायर ओपन सरफेस S1, ठीक है। तो बेटा जाहिर है y स्क्वायर dy इंटू dz, इसको इंटीग्रेट करना है, y स्क्वायर पे y पे लिमिट है 0 to 1, z पे लिमिट है 0 to 1, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बात समझ आ रही है बेटा या नहीं? जी सर आ रही। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, लेकिन ये बेटा फ्लक्स ऑफ V आया है, ये क्या चीज है बेसिकली, दिस इज फ्लक्स ऑफ V थ्रू द ओपन सरफेस S1। हमें फाइंड करना है फ्लक्स ऑफ V थ्रू द क्लोज सरफेस S। बात समझ आ रही है? तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर है हम सारी ओपन सरफेसेस में से फ्लक्स देखेंगे, उन फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे तो वो नेट फ्लक्स आ जाएगा थ्रू क्लोज सरफेसेस। बात क्लियर है ना?